मैं कमला सिंह द तर्कस की ओर से। आज भगत सिंह की जयंती है, लेकिन एक कुछ खास सा दिख रहा है पूरे देश में। भगत सिंह के बारे में जो होना चाहिए शायद वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, एक बड़ी उपेक्षा दिख रही है। और हमारे सामने बैठे हैं प्रख्यात समाजवादी चिंतक और पत्रकार विजय नारायण जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा भगत सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान परिस्थितियों में। आज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा दिन है। भगत सिंह का बलिदान दिवस तो लोग जानते हैं, मनाते हैं, लेकिन भगत सिंह के जन्मदिन की चर्चा नहीं होती। आपने ये चर्चा शुरू की आज के दिन, मैं इसके लिए आप दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जिस बड़े पैमाने पर गांधी जी का जन्मदिन मनता है 2 अक्टूबर को, और अब तो सुभाष चंद्र बोस का भी 23 जनवरी को मनाया जाने लगा है, तो उस पैमाने पर भगत सिंह का या और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों में जो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे उनका नहीं होता है। तो ये विडंबना तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गई थी कि कुछ लोगों को उभारना है, कुछ लोगों को दबाना है। तो वो सत्ता में बैठे लोगों की ये पूरी सोच थी उस वक्त, और इसी सोच के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस के कृत्य को भी, उनके साहस भरे कार्यों को भी, विदेश में जाकर संगठन बनाने को भी पूरी ताकत से दबाया गया था। लेकिन धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस की बात तो उभर गई, देश में अब उसकी चर्चा भी हो गई। लेकिन भगत सिंह वाली बात और उनके साथ जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, उनके साथ जो लोग शहीद हुए, वो कितने बड़े लोग थे, कितने बड़े क्रांतिकारी थे, उसमें 1-2 लोगों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कि गांधी जी आए थे बनारस 1916 में। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास था। देश के बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए थे, और उस आंदोलन में गांधी जी ने, उसके शुरुआत में गांधी जी का जो भाषण हुआ वो अकेला भाषण था जो हिंदी में हुआ था। सारे राजा महाराजा अंग्रेजी में बोले थे, और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बोलते हुए गांधी जी ने अपने रास्ते का जिक्र किया, हिंदी का जिक्र किया कि बिना अपनी एक राष्ट्रभाषा के हम कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन जीत नहीं सकते। फिर गांधी जी ने ये भी कहा कि इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की 2 धाराएं हैं। एक धारा है अहिंसक आंदोलन की, और एक धारा है क्रांतिकारी आंदोलन की, जो लोग हथियार उठाते हैं। गांधी जी ने एक बात स्पष्ट कही थी, तर्कस जी वो कॉपी उनके भाषण की मेरे पास है। अच्छा। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग हथियार उठा रहे हैं वो बहादुर लोग हैं। गांधी जी के बारे में भी भगत सिंह के मामले को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। गांधी जी ने कहा कि मैं उनके साहस की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इस रास्ते से चलकर हम लोग आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। एक बड़ा संगठन बनाने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये रास्ते के मतभेद थे। रास्ते के मतभेद एक तरह से रणनीतिक मतभेद था, और उसको एक अनावश्यक गांधी बनाम भगत सिंह का, क्योंकि ये सोच की मामला था। गांधी जी का भी लक्ष्य था आज़ादी, भगत सिंह का भी लक्ष्य था आज़ादी। भगत सिंह के साथ जो लोग थे वो अपनी जान की बाजी लगाकर वो मैदान में, लड़ाई के मैदान में आए थे, और उन्होंने कुर्बानी भी की। आप सब लोग, पूरा देश जानता है कि भगत सिंह ने हथियार उठाया, और हथियार के पीछे उनकी एक सोच थी, बिना सोच के नहीं उठाए जी। सिर्फ आज़ादी भगत सिंह का मकसद नहीं था। भगत सिंह देश में एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते थे जो समता पर आधारित हो, जो गैर बराबरी को ख़त्म करे, जो सामाजिक शोषण पर को ख़त्म करे,
किसानों और मजदूरों के शोषण को ख़त्म करे, और उसमें थोड़ी सी मार्क्सवाद की झलक भी मिलती है। और उसको लेकर मार्क्सवादी साथी ये दावा करते हैं कि वो मार्क्सवादी थे। मैं ऐसा नहीं मानता। भगत सिंह राष्ट्रवादी पहले थे, आंदोलनकारी पहले थे, और उनका जो सपना था वो ऐसा एक भारत बनाने का था जो शोषण मुक्त भारत हो। अब देखिए, विडंबना ये है कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। रूसी क्रांति से पहले से ही शुरू था, उसकी एक झलक मिल गई। 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI भी बनी थी, लेकिन भगत सिंह के आंदोलन को CPI ने कहीं भी साथ नहीं दिया। जो संगठित पार्टी थी, उन्होंने हथियार उठाने का काम कभी नहीं किया तो आज़ादी के बाद तेलंगाना में किया। तो जब भगत सिंह को साथ की ज़रूरत थी, तो सच बात तो ये है कि न कांग्रेस के लोगों ने दिया, जाहिर है कि उनका रास्ता अलग था। लेकिन जो लोग सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते भी थे, भगत सिंह के संगठन के अलावा लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। भगत सिंह के जो साथी थे, उनके साहस का कोई जवाब नहीं। ऐसा साहस कुर्बानी का कि अपने जीवन को हाथ पैर लेके चलना और रिस्क में खड़ा करना। अब भगत सिंह इस घटना को लेकर गिरफ्तार हुए तो वो तो संसद में गए और बम ऐसा फोड़े जिससे किसी को चोट नहीं लगे, सबको बचाते हुए। अब इस विषय पर अलग अलग राय है। अगर वो गए थे तो उनको कुछ और भी करना चाहिए था। एक राय ये भी है, या तो सिर्फ गिरफ्तारी देने के लिए इस गांधीवादी तरीके का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। तो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी होने पर फांसी तो उनको दूसरे मुकदमे में हुई, जो उन्होंने लाहौर के SP को मारा था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भगत सिंह की क्रांतिकारी सोच में, उनके रास्ते में, उनका इस संगठन बनाने के सिलसिले में जो उनको ज़रूरत थी एक बड़े संगठन की। भगत सिंह के पास अगर 25-50 आदमी न होकर 1000 आदमी हो गए होते तो वो आदमी इस देश में तहलका मचा देता। इसका इंतज़ार भगत सिंह और उनके साथियों ने शायद नहीं किया। और जो घटनाक्रम घटे, ये जो काकोरी कांड हुआ, उसमें भगत सिंह के साथ के ही लोग थे। अब उसमें आखिर में लोग पकड़ गए। अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को उसी में फांसी दी गई। हमने शायद आपको बताया था। बनारस का एक लड़का था, उसकी उम्र 19 साल की थी, राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी कांड का सबसे कम उम्र का वो अभियुक्त था। राजेंद्र लाहिड़ी बंगाल के एक गांव का लड़का था और वो पढ़ने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आया था। दशाश्वमेध घाट पर एक बंगाली जमींदार की कोठी थी, उसी में वो रहता था। बनारस उन दिनों क्रांतिकारियों का बड़ा अड्डा था। घाटों पर मीटिंग उनकी होती रहती थी, जिसमें देश भर के क्रांतिकारी आते रहते थे। और इस कम उम्र में भी वो इस आंदोलन का केंद्र बिंदु था बनारस। और काकोरी कांड जब हुआ तो गार्ड को पहली गोली उसी ने मारा, लाहिड़ी ने, और खजाना लूट कर ये लोग ले गए। और सबसे पहले इन 4 लोगों में फांसी उसी को दी गई। फांसी की तारीख तय थी 19 दिसंबर। अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई 19 दिसंबर को। इस लड़के को 3 दिन पहले 16 दिसंबर को ही लटका दिया गया बिना किसी सूचना के। तो भगत सिंह का जो एक व्यक्तित्व था, उन्होंने अपने इर्द गिर्द बहुत ही क्रांतिकारी और जान देने वाले, कुर्बानी देने वाले लड़कों का, नौजवानों का समूह इकट्ठा किया था। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये समूह अगर देशव्यापी हो गया होता
दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत में भी फैल गया होता और एक इनकी संख्या ज़्यादा नहीं 1000 हो गई होती तो ये लोग देश में कोई भी बड़ा उथल पुथल करने में कामयाब हो गए होते। और फिर उस समय शायद कांग्रेस या सीपीआई या और जो सोशलिस्ट पार्टी जो थी ये सारे लोग उसके पीछे चले गए होते। तो यही से कहीं न कहीं जो कमी थी वही इस आंदोलन का कि के बीच में, मैं इसको असफलता नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसे आंदोलन आगे आने वाली एक सीढ़ी का काम करते हैं। ये आंदोलन कहीं न कहीं देश को आगे ले गया और इनकी रोशनी में ही, कुर्बानी में देश में जो प्रेरणा लोगों को उस वक्त मिलती थी, भगत सिंह और उनके साथियों से ये प्रेरणा नौजवानों को आज भी मिल रही है। आज भी नौजवानों को लग रहा है कि कहीं न कहीं आज़ादी के साथ भी धोखा हो गया और आज़ादी के बाद के इन 73-74 सालों में भी जो अपने लोग आए, इन्होंने भी देश की जनता को पूरी तरह धोखा दिया है और भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं बन पाया। इसलिए आज भी नौजवानों में, विश्वविद्यालयों में भगत सिंह के प्रति रुझान लगातार बढ़ रही है और मैं इस रुझान का स्वागत करता हूँ। दर्शकों को मैं बताते चलूं कि आप विजय नारायण जी लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं और आपने इमरजेंसी पीरियड में आपके ऊपर डायनामाइट केस आपके ऊपर लगाया गया था, जिसके आप अभियुक्त के रूप में जाने जाते हैं पूरे देश में। एक तरह से क्रांतिकारी तेवर लोगों के सामने प्रकट होता है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल चाहूँगा कम शब्दों में कि शहीद आजम का दर्जा भगत सिंह को ही क्यों? क्योंकि उनके पहले भी तमाम लोगों ने जान दिया, तमाम लोगों की फांसी भी हुई, लेकिन शहीद आजम उन्हें क्यों कहा जाता है? देखिए, शहीद आजम उस आदमी की कुर्बानी के लिए कहा जाता है, उसके साहस के लिए किया जाता है। जैसा साहस, कुर्बानी उस आदमी ने दिखाई वैसा बहुत कम लोगों ने दिखाई। ये कहना सही नहीं है कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी या बहादुर या बलिदान देने वाले आदमी उसके पहले नहीं हुए, ये भी कहना ठीक नहीं है कि उसके बाद भी नहीं हुए। तो सन 42 के आंदोलन में बड़ी कुर्बानियाँ हुई, लोगों ने बड़े साहस का परिचय दिया, लोगों ने अहिंसक तरीके से भी और तोड़ फोड़ करके भी। आपको गाजीपुर में शेरपुर का कांड याद होगा, जहाँ 21 आदमियों ने थाने पर झंडा फहराते हुए गोली खाई। एक आदमी को गोली लगती थी, वो गिरता था, दूसरा आदमी झंडा उठा लेता था। इस तरह से 21 आदमी गोली खाकर शेरपुर में मरे। कुर्बानी का जज्बा कितने लोगों में था ये कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक परंपरा है कि जिन परिस्थितियों ने भगत सिंह को ने कुर्बानी दी, उस वक्त तानाशाही जुल्म की, विदेशी जुल्म की, गुलामी की परिस्थितियां बहुत जकड़ी हुई थी और उसमें उन्होंने ये कुर्बानी देकर इस माहौल को तोड़ा जा सकता है, इस तानाशाही से, गुलामी की सरकार से लड़ा जा सकता है, ये एक रास्ता दिखाने का काम किया और शायद यही कारण है कि उनको शहीद आजम की उपाधि दी गई। आपने भी बताया शेरपुर के शेरों की कहानी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत ही मजबूती के साथ दर्ज है। आपने इसकी जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगत सिंह की जयंती पर विजय नारायण जी के शब्द थे।